अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द जेंटलमैन पॉडकास्ट और आज मेरे साथ सर उमैर मौजूद हैं जो एक निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर खासा बूर हासिल है और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी अच्छे से जानते हैं। तो आज हम इनसे काफ़ी बातें डिस्कस करेंगे। सादत हसन मंटो की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर जो जुल्म हुए उसके बारे में जानेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है ईरान और अमेरिका उसके बारे में पूछेंगे कि हम दुनिया को आगे किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपनी बिजी रूटीन से मुझे टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया, आपने याद रखा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किस तरह किया, किस तरह आपका उर्दू अदब की तरफ और स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ रुझान पैदा हुआ? अच्छा, ऐसे है कि लिखने वाला मामला जो था वो मेरी फैमिली में था। मेरे नाना जो थे अल्लाह बख्शे, वो लिखते थे और फिर वो बुक्स वगैरह जो थी वो सारी हमारे मेरे घर में किताबें पढ़ी तो ही थी जी। लेकिन पता नहीं था उनको करना क्या। तो मैं कोई 8 क्लास में था, मुझे एक टीचर मिले उर्दू के, बहुत अच्छे। राना अकेडमी में हम पढ़ते थे जब लाहौर में राना अकेडमी का दौर था। उसके बाद मैं जब सिविल एंड कॉलेज किया ना तो वहाँ पे सैफुल्लाह खालिद साहब मिले। जी। कॉलेज का मैगजीन छप रहा था, सिविल एंड का फरहान के नाम से छपता है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लिखें। तो मैंने कहा मैंने तो आज तक नहीं लिखा। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ आप लिखें। तो बस ऐसी शौक शौक से लिखा। उन्होंने मेरे तस्वीर भी लगा दी, लगा के जैसे हम बड़ा कोई मोजिज़ हो गए या मशहूर हो गए। तो उधर से शौक़ हो गया फिर लिखने का और फिर पढ़ने का भी शौक़ हुआ। और ये मालूम हुआ कि इशफाक साहब की बात पढ़ने को मिल गई कि इशफाक साहब ने कहा कि जब वो लिखना शुरू कर रहे थे तो उन्होंने पहले पढ़ना शुरू किया। इसी तरह जॉन एलिया साहब ने कहा कि जिन लोगों को जो लिखना चाह रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। तो मुझे हुआ कि पढ़ना भी है। तो पढ़ते सर कोई ऐसा जुमला आपने लिखा हो या कोई ऐसी शेर लिखा हो जिसके बाद आपको हुआ हो गया अब मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ बाकायदा? ऐसे हुआ था कि 8 क्लास में थे, सेंट टॉमस स्कूल में पढ़ते थे। तो क्लास में बैठे बैठे मैंने एक शेर लिखा। अब वो शेर मुझे भूल गया हुआ है, मेरी याददाश्त कुछ ज़बरदस्त नहीं है। मैं लोगों को भी भूल जाता हूँ और शेर को। तो वो फिर मेरे सर थे इकबाल हुसैन साहब, उनको मैंने पढ़ाया। तो वो इकबाल के उनको बहुत मशहूर पसंद करते थे इकबाल को, अल्लामा इकबाल को। तो उनको लगा इकबाल का शेर है। तो मुझे हुआ कि यार ये बात बन सकती है। उसके बाद फिर एक बैतबाजी का प्रोग्राम था जिसके लिए मैं मंसूरा गया, जमात इस्लामी का जो जगह है वहाँ पे नाम से लेके ये तक मेरे पास शेर थे जो मैंने याद किए थे। अब वो शेर तो ख़त्म हो गए जो इकबाल के थे। तो 2-3 शेर मैंने अपनी तरफ से सुना दिए, लेकिन वो भी उनको लगा कि जैसे कोई इकबाल के शेर है। तो उधर से कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कि खुद भी कुछ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से फिर। अच्छा सर, आप हिस्ट्री को बहुत पढ़ते हैं और फैज़ अहमद फैज़ को एक नज़म लिखने पर जला वतन कर दिया गया था। तो वो क्या माहौल था कि इस मुल्क में कि कितने बड़े शायर को आप। अच्छा, ये तो हैरानी उस वक्त हो कि अगर अभी भी ऐसा ना हो तो ये तो पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान के साथ ये शुरू से और ये आखिर तक रहेगा। कभी खत्म। जो लोग नंबरों का हिसाब लगाते हैं, जो लोग सितारों का हिसाब लगाते हैं, वो सारे कहते हैं जिस तारीख में ये मुल्क बना है ना, इस मुल्क में यही कुछ रहेगा। जिस सितारों की गर्दिशों का हिसाब लगा के वो भी कहते हैं। अच्छा, वो उनको छोड़ दें, आप न्यूमरोलॉजिस्ट को छोड़ दें या एस्ट्रोलॉजिस्ट को छोड़ दें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लाइफ देखी है जी, वो भी ये कहते हैं कि इस मुल्क में सब बदल नहीं सकता। अभी भी इस मुल्क में यही हिसाब है। लेकिन होता ये है कि फैज़ जैसे लोग पैदा होना इसलिए ख़त्म हो गए कि जब हमने देखा कि फैज़ को एक नज़्म लिखने पे सज़ा हो जाए। फैज़ को जलावतन से पहले ये भी हुआ कि फैज़ को टांगे भी बिठाया जा रहा है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और भाटी गेट से लेकर घुमाया जा रहा है और बच्चे देख रहे हैं कि यार ये शायर की ये सज़ा है। और आज उनके नाम पर अंडरपास बना देगी। हाँ, वो तो कर दिया गया, लेकिन माएँ देख रही हों जब कि एक शायर का ये हाल है तो वो अपने बच्चे को शायर बनने देंगी। तो फिर इस सोसाइटीज़ में जो एक आवाज़ उठाने वाले लोग थे ना, वो ख़त्म हो गए। इस वजह से वो जो रेवोल्यूशनरी शायरी थी वो ख़त्म हुई और तहज़ीब आफ़ी जैसे रोमांटिक शायर जो है ना वो हमारे पास रह गए। बस हाँ, बस अब ये समझे रून जैसे जो। अच्छा सर, हमारी हिस्ट्री बड़ी जालिम है। अगर हम फातिमा अली जिन्ना की बात करते हैं, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, उनकी किताब को शाया नहीं किया गया। ऐसे ही है, अभी मुराद सईद की बुक आई है जी, आप पढ़ के देख लें, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उससे पता चलेगा। सब कुछ सच बोला नहीं जा सकता हमारे माशरे में बड़ा। लेकिन फिर भी फातिमा अली जिन्ना ने ऐसा क्या लिखा था जो उनकी किताब को शाया नहीं होने दिया? सच लिखने की बात है ना, सच नहीं लिखा जा सकता, सच नहीं बोला जा सकता। इधर एक आदमी चौक में खड़ा होकर ये कह दे कि यार मुझे ये साबित करके बताओ कि तरावी जो है वो फ़र्ज़ है। अगर तरावी दूसरा कहेगा नहीं तरावी फ़र्ज़ ही नफल है,
वो कहेगा ठीक है तरावी नफल है, 8 हैं यस 8 है या 20 है, फिर पढ़ना लाजमी क्यों है, जमात के साथ पढ़ना लाजमी क्यों है? ऐसे ही आप किसी भी बात पर आप मतलब मुझे बता दें कि यहाँ पर सच बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता। हमारे यहाँ सच को बदला जाता है और सच को उस तरह से लेके जाना जिस तरह से है वो नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा मोमिन की जो पहचान बताई सीधी सीधी बात को। जी हमारे यहाँ सीधी सीधी बात होती नहीं है, बात को बना के बोला जाता है। अगर सीधी बात बोलो तो टांग दिया जाता है। सर लेकिन फातिमा अली जिन्ना कायदे आज़म की बहन जिसने हमें मुल्क बना के दिया, तो किसी ने नहीं रोका कि आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं जो मुल्क बनाने वाले हैं? आप फिर थोड़ा सा रिवाइंड कर लें अपने आप को। जी हमारे यहाँ जो लोग दीन लेकर आए, जी जो फैमिली दीन लेकर आए, उनके साथ क्या हुआ था? अहले बैत के साथ बिल्कुल। हम नहीं बख्शते, हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। हम उसी तरह के लोग हैं, हमारा वही मामला है। आज आप ये कह सकते हैं कि भाई एक साइड पे खड़े हैं। अगर आप इमरान खान के साइड है तो आप कहेंगे जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया, जिसने शुगर खान बनाया, नंबर बनाया, सेहत काट दिया, आज हम उसके साथ ये कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम आपके पास एक और आदमी खड़ा होगा कि जिसने एटम बम बनाया, उन्हें आशिक को कहेगा, ठीक है ना। जिसने सड़कें बनाई, जिसने ये बनाया, जिसने ये बनाया, जिसने नादरा शनाख्ती कार्ड भी दी, बहुत कुछ है इमरान नवाज शरीफ रिलेटेड में। वो उसके साथ क्या हुआ था? तो दोनों साइड की स्टोरी बन जाती है, सच कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब हम जिसलिए हमने ये पॉडकास्ट रखी था ग्रेट सादत हसन मंटो, तो हम उनके बारे में आपसे सुनना चाहेंगे कि आप उनको किस तरह आइडियलाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। मंटो से जो मैंने सीखा, उस कहानी को एंड कैसे करते हैं। जी। कहानी को एंड करने का जो आर्ट मंटो के पास था वो किसी के पास नहीं था। जी। कृष्ण चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, ये उनके ज़माने के राइटर हैं। उसके बाद इकबाल हुसैन, उसके बाद और लोग भी आए, गुलाम अब्बास साहब आए और बहुत सारे लोग आए, इशफाक साहब आए, बहुत सारे लोगों ने लिखा अफसाना, बानो कुसिया ने लिखे। लेकिन जो महारत सादत हसन मंटो के पास थी, और मंटो एंड करता था। मंटो में एक सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि मंटो शराब पीता था। जी। और शराब पी के लिखता। ज़बरदस्त बात। शराब की खासियतों में से खासियत ये है कि अब देखिए ना, कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जुए शराब से दूर हो, जी, इनमें अच्छाइयाँ हैं लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा इनमें अच्छाइयाँ क्या हो सकती हैं। हमारे मसला ये है, हम आधी चीज़ पे रहते हैं। हमने कहा जुए शराब में बुराइयाँ साइड पे कर दो। अब ये भी तो सोचना चाहिए ना, अच्छाई क्या होगी। तो शराब की एक ऐसी चीज़ होती है कि शराब आपकी नर्वस सिस्टम को ऐसा बना देती है कि आप सच बोलना शुरू कर देते हैं। जी। तो मंटो जब शराब पी के लिख रहा था तो वो फिर सच लिख रहा था। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा रोग ये है कि हम सच ना बोल सकते, ना लिख सकते, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, मंटो का एक जुमला है कि हर औरत जो तवाइफ नहीं होती लेकिन हर तवाइफ औरत होती है। इस जुमले के पीछे क्या कहानी है? आप मतलब अब देखिए ना, वो तवाइफ मर्द तो नहीं होगा, मर्द तो दलाल होगा ना। अब हमारे यहाँ तवाइफ को जितना बुरा बना लिया गया, ये नहीं सोचा कि दलाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। ऐसे ही। अब जो लफ्ज़ कंजर है, वो कंजर अगर आप इसको तोड़ें तो कैसे बनता है? कन अलग है, जर अलग है। कन का मतलब है कान, जी, और जर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। एक आदमी जिसको गाली दे दो, जिसको जो मर्जी कह दो, और वो सुनकर बर्दाश्त कर ले, वो कंजर है। ये कंजर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब दलाल जो है, अब दलाल का ये काम होता था कि वो ये भी नहीं देख रहा था कि कोठे पे उसकी माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, उसकी बीवी बैठी हुई है। जी। कई दलाल ऐसे होते थे जो अपनी बीवियों की दलाली करते थे, अभी भी ऐसे होते हैं। उनको बुरा नहीं समझा जाता कि मंटो डिफेंड क्यों करता था तवाइफ को? क्योंकि उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसकी भी सेंटिमेंट्स हैं, उसका भी रोल है। पार्टीशन में भी उसका रोल था, मुखबरियाँ तक करती थी वो। आपने हीरा मंडी मूवी अगर देखी है संजीला बसारी की, उसको समझें ज़रा। वो बता रही हैं उनमें भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, उनकी भी जान थी ना उनके अंदर भी। जी। आप देखो, एक औरत आती है, उसके अंदर उम्मीद से है, और पता चलता है कि उसका अंदर हराम का बच्चा है। हज़रत उमर का दौर है, और कहा जाता है कि इस औरत ने ज़ना किया था और बच्चा है। हज़रत उमर से कहते हैं कि इसको कोरे मारे जाएं और इसको मार दिया जाए। हज़रत अली ने कहा नहीं, इसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? वो जान तो लेके फिर रही थी ना। अब ये थोड़ी कि वो तवाइफ है तो इसने गुनाह किया तो उसको सजा दे दी जाए। उसकी ज़िंदगी है, उसकी शिनाख्त है, उसकी,
और आप पाकिस्तान जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, आपकी जितनी फीमेल सिंगर्स थी, जितनी आर्टिस्ट थी, जिन्होंने फ़न के लिए काम किया, आर्ट के लिए काम किया, जिनको मलका तरन्नुम नूर जहाँ कहा गया, जो 65 की जंग में आपको फौजियों को के लिए वो यस, वो क्यों थे ये सारे? ये पीपल पार्टी प्रो एमएल नहीं थे, ये प्रोस्टिट्यूट थे। इन सब का रोल था, लेकिन ये देखिए ना इनका सोसाइटी में क्या रोल था। तो ये कहना कि एक इंसान है, अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वो एक इंसान है। आप ये जो फैसला कर लेते हैं कि वो चोर है तो भाई उससे बात नहीं करनी, वो नशई है तो उससे बात नहीं करनी, नहीं, इंसान तो है ना भाई। तो मंटो ने उसकी इंसानियत को समझा था, उसकी रूह को समझा था, उसकी फीलिंग्स को समझा था कि वो भी बुरा मान सकती है, वो भी मोहब्बत कर सकती है, उसकी भी लाइफ है। और उस सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूट बहुत खुला मामला था जी। कोई उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ था, कोई उस पर पाबंदी नहीं थी, और वो इस तरह से नहीं था। अब देखें ना, अब तो मुनाफकत है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। आप कहते हैं कि जी प्रोस्टिट्यूट ये अलाउ नहीं है, और सारा कुछ हो भी रहा है। वो एक था ना कि पहले सिर्फ एक इलाका मखसूस था। यस, हर जगह, हर शहर में एक इलाका होता था। वो अब पूरे हमारे यस, हर शहर में, मुल्तान में भी हरम गेट, हर जगह पे, लाहौर में अलग, कराची में अलग, हर जगह पे होता था। और एक ज़माना ये था कि फ़ौजी, जो अंग्रेज़ फ़ौजी थे, वो सारा दिन वो मर्दों को मारते थे और रात को उन सब कॉन्टिनेंट की औरतों के पास चले जाते थे। सही। अच्छा सर, मंटो और इसमें चुगताई की एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मंटो ने एक दफ़ा उनको ये भी कहा था कि यार शिट तुम एक औरत निकली, तो वो कहानी क्या थी? देखिए, मंटो और इसमें चुगताई का ताल्लुक इतना करीबी था जी कि दो ही लोग थे जिन पे केसेस हो रहे थे, एक मंटो था और एक इसमें चुगताई। इसमें चुगताई ने जो पहला अफसाना, जो उसका मशहूर अफसाना था, वो लिहाफ था जी, जो बड़ी जुर्रत थी कि उस ज़माने में एक औरत ने लेस्बियन सिचुएशन को लिखा था। लिहाफ एक ऐसा अफसाना था, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक औरत है जो एक बच्ची के साथ वो कोशिश कर रही है लिहाफ में, तो वो समझने वाली बात है। तो उसने उसको डिफेंड किया था या? मंटो का कहना था कि तुम्हारा सबसे बेहतरीन अफसाना भी यही है, क्योंकि तुमने हिम्मत की है ये लिखने की। इसमें चुगताई ने जो लिखा था वो उसके हक में लिखा था। मंटो, इसमें चुगताई ने अफसाना लिखा था लिहाफ, जिसमें मैं बता रहा हूँ, जो उसमें एक लेस्बियन कैरेक्टर को, जी सर, वो लेस्बियन की कहानी बता रहे, मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो उसने हक में लिखा। उसने बस बताया था कि ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह हो रहा है सोसाइटी में हो सब कुछ रहा था, बोल लिख नहीं रहे थे ना। तो मंटो ने अप्रिशिएट किया था, तुमने एक औरत होकर तुमने इतनी करेज दिखाई है। और उस पर केस भी हुआ था, मंटो पे जिस तरह केस हुआ था उस पर भी हुआ था। और जब पार्टीशन हो रही थी तो मंटो चाहता था इसमें चुगताई उसके साथ आज, वो नहीं आई, और इसमें चुगताई चाहती थी कि मंटो उसके पास रह जाए। और जब मंटो इधर आ गया तो इसमें चुगताई ने बहुत सारे खत लिखे और बड़ी दफ़ा कोशिश की उसको वापस बुलाने की। जब उसको पता चल गया मंटो के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, लेकिन मंटो के अंदर वो हिम्मत नहीं होती थी कि उन खतों को खोले और पढ़े, क्योंकि वो बहुत एहसास किस्म का आदमी था। हाँ, बहुत दुखी था, परेशान था। और इसमें चुगताई ने बहुत फेम हासिल किया उसके बाद, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ज़मीन है आर्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए, पाकिस्तानी है। बिल्कुल। हमारी ज़मीन ना सियासतदानों के लिए है, ना जमहूरियत वाले बंदों के लिए है, ना सच बोलने वालों के लिए, ना आर्टिस्ट के लिए है, ना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। हम किसी की कदर नहीं करेंगे, हम किसी की कदर नहीं करें। अगर कोई भी बंदा मशहूर हो रहा है तो उसके खिलाफ हो जाएगा, अपने ही बंदों के खिलाफ इज्जत नहीं देते हम। यस, नहीं, हम मान नहीं सकते। तो सर, मंटो का अल्लाह से और अपने मज़हब से किस तरह का कनेक्शन था कि वो किस तरह इन चीज़ों को देखते थे? मेरा मानना है कि इंसान का और खुदा का ताल्लुक कोई भी हो, उसका बहुत पर्सनल मामला है। लेकिन सर, जो मंटो ने डिफाइन किया हो कि मेरा दीन और मेरा खुदा क्या है, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो उसके कई अफसाने ऐसे हैं जिनको बहुत स्पिरिचुअली भी देखा गया, जिन्होंने सर एक सजदा करते हुए, एक अफसाना था सजदा, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, वो 3-4 दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त है जो शराब नहीं पीता होता, और वो धोखे से शराब पिला देते हैं, और उसके बाद वो फिर शराब पीने का आदी हो जाता है। तो जो दोस्त धोखे से शराब पिलाता है वो गिल्ट में आ जाता है, और वो एक दिन पे सजदे में गिरता है, और वो फिर उसको फीलिंग आती है सारा कुछ। लेकिन वो इस चीज़ को समझना, इस दुख को समझना, ये भी एक आम आदमी का काम ही था। और जो उसका रब से कनेक्शन है, वो आप किसी भी तरह कह नहीं सकते कि भाई कि कम है कि ज़्यादा है, वो अल्लाह जानता है हमारे में से किसका ज़्यादा। हमारे यहाँ जो मुल्ला बैठे हुए हैं मस्जिदों में, जो हमारे हालात हैं, जो हम जिन्स परस्ती जिस पे अभी बात करना मना है,
वो शुरू कहाँ पे हुई हुई है और कहाँ पे हो रही है और ज़्यादातर होती कहाँ पे है। बिल्कुल। माँ जो है वो एक बेटा, मतलब मैं जब बचपन में कारी साहब से पढ़ रहा होता था तो मेरी माँ जो है वो चुपके से किचन से देख रही होती थी। तो इस कदर ट्रस्ट इश्यूज है हमें मौलवियों पे। ऐसे ही। ठीक है, आज हम ऑनलाइन पारा पढ़ने को तरजीह कर लेते हैं कि जब बच्चे को मदरसे में ना जाना पड़े, या फिर मस्जिद में घर में आगे मौलवी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मदरसे, बड़ा भाई हाँ हाँ, बड़ा भाई साथ बैठा हुआ है, कोई बाप साथ बैठा हुआ है कि मौलवी कोई हरकत ना करते। तो आप क्यों जाने कि अल्लाह के करीब कौन है ज़्यादा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मंटो का एक अफसाना नया कानून, वो किस तरह, उनके बारे में कुछ बताएंगे? उस अफसाने में क्या था? वो बड़ा मशहूर हुआ था उनका अफसाना। उसके सारे अफसाने ही मशहूर थे, और उस मज़े की बात ये थी कि वो मंटो का सबसे बड़ा कमाल था, वो नफ्सियात को लिखता जी। अब नफ्सियात जो है वो बड़ी अहम चीज़ होती है। अब जैसे एक अफसाना था ढूंढो। अब ढूंढो जो है एक आदमी है जो दलाल है जी। और उसका काम है कि सारा दिन वो गाहक ढूंढता है, तो इसलिए उसको सारे ढूंढो कहते हैं। अब वो ढूंढो जो है उसके साथ क्या होता है कि एक दिन वो कमरे में जाता है एक प्रोस्टिट्यूट को कहने के बाहर एक बंदा आया, तो वो नहा रही होती है। तो जब वो देखती है कि ढूंढो आया तो वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती है तुम्हारे से क्या पर्दा। अब ढूंढो है तो मर्द, अब वो किरदार के अंदर जो है ना एक आदमी है और उसके अंदर क्या चल रहा है वो मंटो वो लिखता है। बयान किया। तो मंटो ने दिखाया कि वो उस आदमी को हर्ट हुआ कि भाई मैं, मेरे से पर्दा नहीं कर रही। तो एक दिन वो आता है उसके पास एक दलाल, और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ना आदमी लेकर आया हूँ। वो गाड़ी में बैठती है और एक बहुत बड़ी कोठी में जाती है, कोठी के अंदर जाती है, जाके बैठती है और एक आदमी दरवाज़ा खोल कर आता है जो उसके साथ सेक्स करने के लिए आ रहा होता है, और वो ढूंढो होता है और उससे कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं मर्द हूँ। तो वो जो अंदर एक इंसान के अंदर जो करेक्टर होता था ना, वो उसका कमाल था जो वो उस पर लिखता था। सर मंटो औरत को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे, हम कह सकते हैं कि उस दौर के फेमिनिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो माशरे का गंद है वो एक औरत साफ करती है। तो क्या वजह थी कि मंटो बहुत ज़्यादा औरतों को डिफेंड करते थे? क्योंकि औरत को समझा कुछ नहीं जा रहा था जी। और वो सोसाइटी का सबसे एक मजलूम करेक्टर था जी। तो लिखने वालों को लिए ये भी एक जन्नत होती है कि वो एक ऐसी चीज़ पे लिखें जी। जिसके बारे में बात ना की जा रही है, जिसको छोटा समझा जा रहा हो, जिसमें जुल्म किया जा रहा हो। उसके लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो आप हीरो भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन उस पे वो सिगरेट नोशी के बारे में मंटो ने लिखा था कि औरत के भी फेफड़े ख़राब होते हैं, करेक्टर उसका भी नहीं ख़राब होता सिगरेट पीने से। सही। सर मंटो ने माशरे के डबल स्टैंडर्ड्स बहुत खुलकर बयान किए, जिसकी वजह से उनके मुकदमे भी हुए। ठंडा गोश्त जो उन्होंने लिखा, तो उस ठंडे गोश्त में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको इतना बैकलैश सामना करना पड़ा? फैज़ उनके हक में बोले कि इसमें कुछ भी इस तरह। ठंडा गोश्त जो था वो जी, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो उसमें वो, अच्छा मुनाफकत को तो मंटो ने जिक्र किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन ठंडा गोश्त में मुनाफकत से ज़्यादा आप ये देखें कि एक स्टोरी क्या है जी, कि एक सिख है जो लूट मार के दिनों में पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान जी, वो सिख करते क्या थे कि लोगों के घरों में जाते थे, जो सामान मिला और उसके बाद जो औरतें मिली उनको रेप कर दिया और उसके बाद उनको काट कूट फेंक दिया। तो वो इसी तरह एक घर में गया सिख, जी, न्याल वो सिख, और वो जाकर उसने जी, एक औरत के साथ रेप करना शुरू किया। अब वो जब उसके साथ सेक्स कर रहा था तो उसको मालूम हुआ कि उसने देखा ये औरत हिल नहीं रही, ना कोई रेजिस्ट कर रही है। रेप का मतलब तो होता है ज़बरदस्ती, तो ये क्या हो रहा है? तो जब उसने देखा तो उस औरत की सांसें ख़त्म हो गई थी, वो पहले की मर चुकी थी। अब उसको फीलिंग्स आई कि मैं एक लाश के साथ ऐसे कर रहा था। उस लाश का मतलब है ठंडा गोश्त। अच्छा। उसके बाद जब वो है वो वापस आता है वो अपनी बेगम के पास काफ़ी दिनों बाद, तो बेगम पहले लूट मार का सामान देखती है और उसके बाद फिर वो औरत है उसकी बेगम है तो वो उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। वो औरत गुस्सा करती है और कहती है तुम अपनी जवानी कहीं ज़ाया कर रहे हो, कहाँ पे गए हो? तो वो पूरा किस्सा सुनाता है कि ये हुआ। असल में मंटो ने सिर्फ उस लाश को नहीं दिखाया ठंडा गोश्त, उसने पूरी सोसाइटी को बताया कि हम ठंडा गोश्त, हम लोग हम मर गए हुए हैं, हमारे अंदर सांस नहीं है, हमारी नब्ज नहीं चल रही, हम कुछ कर नहीं पा रहे। उसने उस करेक्टर से किस तरह से पूरी सोसाइटी को जो है वो पोर्ट्रे किया, ये मंटो का कमाल था। सर मंटो का अपनी बीवी से कैसा ताल्लुक था? सफ़िया वो के बारे में मंटो ने कहा अगर सफ़िया ना होती तो मंटो ना होता। बिल्कुल। उसने बहुत सपोर्ट किया उसे, और 3 बेटियां थी
और उन बेटियों को पालना, उनको साथ टाइम गुजारना, सारा कुछ था, वो उनका कमाल था। और मंटो को बर्दाश्त करना भी। जितने भी बड़े राइटर्स हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, या तो उनकी शादी चली नहीं है जी, या अगर चली है तो वो उन औरतों को क्रेडिट जाता है कि वो उनका कमाल था, क्योंकि जी। ये ज़रा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होते। और सर सुना है एक दफ़ा मंटो की बेटी को टाइफाइड हुआ और सफिया ने सारे पैसे हाँ जी, इकट्ठे हाँ जी, किए और हाँ जी। मंटो उन्हीं पैसों की शराब ले आया। वो उनको पैसे दिए और कि जाओ जाके दवाई लेकर आओ, और फिर वो जाके उन्हीं पैसों की वो शराब लेकर आ गए। और फिर जब वो घर आए तो वो फिर उन्हीं दिनों की बात है कि मंटो ने फिर कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। लेकिन शराब पीना जब छोड़ी तो उसको वो उसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर उसको दौरे पड़ना शुरू हुए और फिर वो पागल खाने जमा कराया गया। लाहौर के पागल खाने में मंटो रहा था। मंटो साहब को कभी रिग्रेट हुआ था कि अगर शराब रिग्रेट हुआ था, तभी उसको छोड़ने की कोशिश की थी, तो वो फिर वो पागल खाने गए थे। पागल खाने से लेकिन वापस जब आए हैं, हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे लाइफ के। पाकिस्तान में लिखने पढ़ने का माहौल बन ही नहीं पा रहा था शुरू से। पैसे नहीं मिल रहे थे, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। तो उस सब ने फिर वो मंटो को दोबारा उन चीज़ों पे लाके खड़ा किया। सर मंटो आज़ादी को किस तरह समझते थे? वो एक आज़ादी को नेमत समझते थे या नहीं? बहुत ज़्यादा। आज़ादी का मतलब यही है कि आपको खुल के जीने दिया जाए। एक तो वाइफ को जीने का हक दिया जाए। एक लेकिन सर मैं इधर एक आज़ादी की बात कर रहा हूँ कि एक वो अगर पाकिस्तान में जब आए तो उसके बाद वो खुश थे कि मैं इस जगह अच्छा, पे आया हूँ जब या- शुरू में जब पार्टीशन हुई थी तो वो इंडिया में रहना ही चाहते थे और इंडिया में खुश भी थे। जी, किशोर कुमार का बड़ा भाई जो अशोक कुमार उस टाइम के बहुत बड़े स्टार थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके लिए वो फिल्में लिख रहे थे और वो वापस आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके अपने एक अजीज दोस्त, उसकी जो है वो जो फैमिली है उसको मुसलमानों ने मार दिया। तो उसने गुस्से से कहा कि मंटो को कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें भी मार दूं। तो मंटो ने सोचा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे ये कह रहा है, जो कि सायरा काज़मी पाकिस्तान की जो आर्ट बहुत मशहूर डायरेक्टर है उसके वालिद थे। तो उसने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो फिर मुझे तो कोई भी मार सकता है। तो मंटो उसके बाद फिर वापस इधर आ गए थे। लेकिन वो आज़ादी की जो मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ मसला ये है, हमने सिर्फ मंटो को प्रोस्टिट्यूट तक रखा। मंटो ने मजदूरों के लिए भी लिखा। मंटो ने उस हर तबके के लिए लिखा जो पिसा हुआ था, जिसको कुछ समझा नहीं चाह रहा था। लेबर क्लास भी उसमें शामिल थी। ठीक है, हुआ ये कि मंटो को जो मशहूर शोहरत तवाइफों वाली जो बात है कि वो तवाइफों के लिए लिख रहा था, वो इसलिए हो गई कि उसकी मशहूर अफसाने वो ज़्यादा हो गए और मुकदमा भी उन पे बन गया। अब एक मजदूर के लिए भी बात कर रहा है तो उस पर फांसी की मुकदमा तो नहीं बनेगा ना। फांसी का मुकदमा जो है वो तो उस पर ही बनेगा जब औरत है, औरत के कपड़े उतारे हैं या औरत अपनी आज़ादी के लिए बात करी, उसी को फौज कहा जाएगा ना। उसको फौज नहीं कहा जाएगा, उसको बुराई नहीं समझा जाएगा कि एक मजदूर के साथ क्या हो रहा है। सर मंटो सेपरेशन के हक में थे जो पाकिस्तान इंडिया वो जिना के फैन थे, वो जिना के लिए उन्होंने लिखा भी, लेकिन वो कोई इतना आप कहें कि वो चाह रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अलग हो जाए, उस तरह से नहीं था। गौरव के जाने से वो खुश थे। गौरव के जाने से खुश थे। मैंने आपको बताया वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। उनके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, वो फिल्मों में लिख रहे थे, वो रेडियो में लिख रहे थे और उनको मुआवजा बहुत अच्छा मिल रहा था। और वो मंटो साहब बम्बई ने बनाया था। बम्बई से जब लाहौर आए हैं, लाहौर हालांकि लाहौर से मोहब्बत, लाहौर वो हम सारा सुनते आ रहे हैं, लेकिन और जो लोग इंडिया के राइटर थे जो लाहौर से गए, वो रोते थे कि हम रंजिंदर सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद जो इधर से गए थे, वो कहते यार सारा कुछ मिल रहा है हमें, लेकिन हमारे पास लाहौर नहीं है जी। लेकिन मंटो के लिए लाहौर वो उस तरह से साबित नहीं हुआ था। सर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सवाल है कि कायद-ए-आज़म के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता था कि वो शराब पीते थे, उसमें क्या हकीकत है? देखो, कायद-ए-आज़म हो गए, इकबाल हो गए, जितने भी लोग हैं जी, मेरा मानना यह है कि हमें इन लोगों का, इंसानों का कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी। बिल्कुल। ये जो बात है ना, शराब पीते हैं या जुआ करते हैं या ज़िना करते हैं, ये जिसके बारे में बात की जाती है, मेरा पॉइंट ये है कि ये बंदे और अल्लाह का मामला, ज़ाती मामला, बिल्कुल ज़ाती मामला। नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, जिना को नमाज आती थी नहीं आती थी, जिना शिया थे कि सुन्नी थे, जिना के 2 जनाजे हुए। सर लेकिन एक ये भी डिबेट आती है ना कि जब आप एक लीडर बनते हो, आप पूरी अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हो, तो आप अपने थ्रू करैक्टर बताते हो। बात ये थी, हिंदू तो ये भी मजाक उड़ाते थे, एक वो आदमी इस मुसलमानों के लिए मुल्क मांग रहा है जो सुअर भी खाता है, शराब भी पीता है। हिंदू तो यहाँ तक भी कहते थे।
ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन जिन्ना जो थे उनसे जो काम ले लिया गया अल्लाह ताला ने, जितना मर्जी पैड़ा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर जितने मर्जी इश्यूज हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क में इस मज़हब को इतना सीरियस लेके फॉलो नहीं किया जाता। उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी जितने आप दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क में चले जाए ना, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि लोग शायद इस्लाम के साथ इतना अटैच नहीं। ऐसे ही सर, जी बहुत ज़्यादा लिबरल और Yes. टर्की में चले जाए, उसके अलावा जो मुल्क मज़हब के साथ जुड़े भी हुए हैं, तो वो आपको लगेगा ये कुछ गलत तरीके से जुड़े हैं। ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तानी बहुत बेहतर है इस लिहाज से। सर मंटो की ज़िंदगी का इंजाम कैसे हुआ? उनका आखिरी दौर कैसा था? मुश्किल था उसको फिर ये भी हुआ था यार, मेरे साथ भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है, राइटर्स के साथ ऐसे होता है कि मैंने खुद ही फेस करके देखा है। आपको भी अगर आप लिखना शुरू करोगे ना जी, आपको आमद हो और आप ना लिख सको या नहीं लिख पाओ, या आप इग्नोर कर दो कि मैं बाद में लिख लूँ, वो जो लफ्ज़ हैं वो करैक्टर हैं वो आपको तंग करते हैं। मंटो के साथ तो बहुत पीक लेवल पे हो गया था, उसको वो करैक्टर नजर आना शुरू हो गए थे और वो कह रहे थे कि मुझे लिखो। वो पागलपन इस हद तक भर गया था, और उस पागलपन में शराब के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जिसको वो नॉर्मल करने की कोशिश करता। और फिर भूख, नंग और आप समझें कि आइसोलेशन और इस सब में मंटो की जो है ना वो जान गए। और उस टाइम एक और ग्रुप था, प्रोग्रेसिव ग्रुप, जिसका फैज साहब भी साथ है, जी, कम्युनिस्ट का ग्रुप, फैज साहब भी साथ। मंटो किसी ग्रुप का हिस्सा था। मंटो इन सबको फ्रॉड समझता था, तो इस वजह से भी मंटो के लिए वो लोग नहीं खड़े थे साथ। वरना होता गया था एक बंदा पकड़ा गया तो उसके लिए सारे लोग खड़े होते थे। जी। तो मंटो ने आइसोलेशन फेस की, तन्हाई, मंटो को साथ फिर एप्रिसिएशन की कमी, जेब में पैसों की कमी, लिखने बैठ रहा है तो लिख नहीं पा रहा। तो वो बहुत सारा मुश्किल वक्त था जो चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद। लेकिन आप ये देखें कि उसने कहा था सादत हसन मर जाएगा, मंटो जिंदा रहेगा। मंटो जिंदा है, मंटो जिंदा, और कितनी दहाइयों से जिंदा है, कितनी सदियां जिंदा रहेगा, ये अब आप देखें, ये अल्लाह का काम है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, मंटो ने कई बातों पे बहुत ज़्यादा खुल के लिखा, जैसे उनका एक अफसाना था ऊपर नीचे और दरमियान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनके दोस्त थे जी, तो उनसे मुलाकात हुई और उसने बताया कि यार मुझे कुछ इश्यूज हो रहे हैं सेक्सुअली, मैं कोई सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और उसने बताया कि मुझे ऊपर ये फीलिंग हो रही है, नीचे ये फीलिंग हो रही है, दरमियान में ये फीलिंग हो रही है, इस तरह से। तो मंटो के ज़हन में आ गया नाम ऊपर नीचे और दरमियान, और मंटो ने उसको लिख दिया। वो नाराज़ हुए बहुत ज़्यादा, वो समझ भी गए थे मेरे बारे लिखा है। लेकिन मंटो का क्लेम था कि जो मैं देख रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ। तो मंटो को लिखने का मकसद क्या था? मतलब कि कुछ चीज़ें ये होती हैं ना कि आप माशरे में उसको बताते हो तो वो चीज़ और फैलती है, तो हमें क्या ये चीज़ को डिफाइन करना चाहिए कि हमें हर गन जो नज़र आ रहा है हम उसके बारे में बोलें? लिखने का तरीका है ना, लिखने का तरीका है, आप उस जैसा बात करने का तरीका है। जी, आप कोई भी बात जो है ना महफिल में बैठे हुए, किसी भी महफिल में बैठे हुए बात कर सकते हैं अगर आपको बात करने का तरीका आता है। इसी तरह लिखने का तरीका। बहुत सारे लोगों ने मुकदमात जो किए थे वो साबित नहीं कर पाए कि ये फौज नहीं कर रही। जो बहुत ज़्यादा उसके तनकीद करने वाले लोग थे उन्होंने भी ये नहीं कहा। कई लोगों ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के पढ़ा था अफसाना, लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आई कोई, ना मुझे बुरा लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ। उन्होंने वो किस तरह उसको जस्टिफाई किया था, ऊपर नीचे दरमियान अफसाना? वो उनका कहना था कि जो मैं देख रहा हूँ मैं लिखूंगा। तो उन्होंने क्या देखा था उस कहानी में? उस कहानी में यही था कि उनको सेक्सुअली कोई इश्यूज थे जो अपने दोस्त के, तो उन्होंने बता दिया कि वो सेठ साहब हैं और इस तरह से मसले। हमारे यहाँ तो मर्द के लिए बड़ा सीरियस इशू है ना कि बहुत मर्द कहेगा हाँ, यहाँ पर तो 80 साल के आदमी को भी कहो कि यार, तो वो कहेगा कि तू अभी शादी करो, देखो मैं बताता हूँ क्या कर सकते। हमारे यहाँ तो ये मसला है बहुत सख्त। लेकिन मंटो का ये था कि जो मुझे नजर आ रहा है मैं देखूंगा। आप देखो हालात ये हैं कि मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ था ना 2008 में पढ़ने के लिए, इस पीरियड में मेरे उस्ताद थे आसिम मंजूर साहब जी, HOD थे हमारे जी। मैंने उनको कहा कि हमारे पास किताबें नहीं है लाइब्रेरी में, तो उन्होंने कहा यार चलो खरीद लेते हैं। दोस्तों की तरह थे हम, जाके किताबें लिए उसमें से। अच्छा, उन्होंने कहा पहले देखिए आओ कौन कौन सी किताबें नहीं है। जब मैंने अदबी किताबें देखी ना तो सादा सा मंटो की किताब नहीं थी। उसके बाद मैं खुद अपने पैसों से मंटो की किताब लाया, लाइब्रेरी में रख दी। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे पढ़ी हुई है। उसके बाद उस बुक को मैंने कोई 5-6 साल बाद दोबारा लाइब्रेरी में जब इधर आके जॉब करना शुरू की, देखा तो वो बुक मुझे बिल्कुल नहीं लगी।
और फिर मैंने लाइब्रेरियन से पूछा, उसने कहा यार भाईजान आप ले जाएं तो अच्छा है। सर ठंडा गोश्त तो नहीं रखी थी आपने? नहीं मैंने वो भी मैंने तो पढ़ी। अच्छा वो फिर किसी और ने बाद में रखी होगी, मैंने तो मंटो के मजमूए रखे थे। अब वो अभी मेरे ऑफिस में पड़े होते हैं वो। ओके। तो वो कोई पढ़ नहीं रहा था, उसने कहा आप ले जाएं। तो आप जब इतना मुतनफ़र कर देते हैं एक आदमी के बारे में तो फिर लोग भी नहीं इस तरह से समझ पाते। मंटो का कमाल ये है कि उसकी ज़ुबान आसान है, मंटो का कमाल ये है कि उसका एंड बहुत ज़बरदस्त अफसानों का जी। तो, और मंटो का कमाल ये है कि वो इरेलीवेंट नहीं हो पा रहा। कहा यह जाता है कि बड़ा राइटर वो होता है जो जिस तरह शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर ने किस पे लिखा? यूनिवर्सल किस्म के थॉट्स पे लिखा। यूनिवर्सल कैसे होते हैं? उसने लालच पे लिख लिया, लालच कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। उसने नफरत पे लिख दिया, नफरत कभी ख़त्म नहीं होगा। उसने जेलसी पे लिख दिया ओथेलो, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसने रोमांस पे लिख दिया, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। समझदारी बात। लेकिन मंटो को जो तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि यार मंटो को तो वही पढ़ेगा ना जो पार्टीशन पढ़ना चाह रहा है। लेकिन उन पार्टीशन पे भी आप देखें थॉट्स अंदर ऐसे हैं जो यूनिवर्सल, अंदर आपको हसद भी मिलेगा, झूठ भी मिलेगा, वो वही चीज़ें मिलेंगी, लालच भी मिलेगा, यस, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली। अच्छा सर, अब हम करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। ईरान और अमेरिका का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? यार इसको देखने के बहुत सारे असल तनाज़ा क्या है? देखने के बहुत सारे ना नज़रिए हैं जी। पहली बात जो ऑथेंटिक बात आपको मिलेगी वो तो आपको कुरान से मिलेगी जी। तो कुरान बता रहा है कि बनी इसराइल जो है वो कितनी दफ़ा तबाह हुई, कितनी दफ़ा बनी, वो सारा उसमें वाक़या आपको सूरह बकरा में मिल जाएगा। कुरान की सूरतें दो तरह की, एक मक्की और मदनी। जी। जो मक्की सूरतें हैं उनमें जहाद का हुक्म नहीं है। मदनी सूरतों में और वो इस तरह से कि मदनी सूरतों में एक हुकूमत बन गई थी तो जहाद का हुक्म हो गया। बहुत जुल्म हो रहा था मक्का में जहाद का हुक्म नहीं हुआ, मदीना में जुल्म नहीं था। मतलब जब तक रियासत कायम नहीं होती आप जहाद नहीं कर सकते। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया जी। बड़ी अच्छी बात हो। अब जो मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं, उनमें सूरह बकरा है और सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा। तो सूरह बकरा फिर सूरह इमरान आती है। सूरह बकरा जो है वो सारी अहले किताब पे है, सूरह इमरान भी, लेकिन सूरह बकरा जो है वो किस पे है? यहूदियों पे, और सूरह इमरान ईसाइयों पे। अब सूरह बकरा में यहूदियों का जिक्र है, बनी इसराइल का जिक्र। वो अल्लाह ताला बार बार बता रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी दफ़ा, एक बहुत लाडली कौम कहा गया है और बताया कि बड़ी दफ़ा ये लोग बने और तबाह हुए। अब ये तबाह कौन कर रहा था इनको? ये फ़ारसी के लोग कर रहे थे, ईरान वाली साइड के लोग कर रहे थे। तो ईरान का और इसराइल का जो झगड़ा है ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है। आप समझे? उस जमाने में भी इनकी जंगें होती थी। उस जमाने में मेन इशू क्या था? तिजारत का था? नहीं। मसला जो था, यहूदी जो थे वो बहुत सेंसिटिव हो गए थे तबूत सकीना को लेके, और उन्होंने ये बिलीफ बना लिया है जो अभी तक चल रहा है, क़यामत तक चलेगा, कि जिस दिन तबूत सकीना इनको मिलेगा इनके लिए कामयाबी के रास्ते खोल जाएंगे। अब तबूत सकीना में है क्या? उसमें वो क्लेम करते हैं कि हज़रत मूसा का असा है जो उन्होंने फेंका था, तो वो फ़िरौन जब पीछा कर रहा था तो दरिया के दो हिस्से हुए थे। उसके अलावा वो क्लेम करते हैं कि उसमें हज़रत सुलेमान की चीज़ें हैं। जी। हज़रत सुलेमान की वो अंगूठी है जिसमें इतनी ताकत है कि हज़रत सुलेमान जो थे वो जानवरों से भी बातें करते थे जी। वो परिंदों से भी बात करते थे, वो जिन्नात से भी करते थे, तो उसमें बड़ी ताकत है। वो कहते हैं वो सारी ताकत हमें मिल जाएगी, और उसके लिए इनका क्लेम ये है कि हमें हेकल सुलेमानी बनाना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी में 2 दफ़ा बन चुका है, दोनों दफ़ा तबाह हो चुका है। अब ये कहते हैं कि ये तबूत सकीना जो है ये मस्जिद अक्सा की बेसमेंट के अंदर दफन है। ये मस्जिद अक्सा को हर हाल में गिराना चाहते हैं। अब जब मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, उसके अंदर से तबूत सकीना निकालेंगे, तो इनको लगता है कि भाई हम अमर हो जाएंगे। अभी इनके पास सिर्फ वहाँ पे एक दीवार है जिसको ये दीवारी घिरिया कहते हैं, जहाँ पे ये दीवार के पास खड़े होकर इबादत करते हैं और रोते हैं। अब इसराइल को तो हर हाल में बैतुल मक़दिस को गिराना है। अब बैतुल मक़दिस को और दरमियान में और इसराइल के दरमियान में रुकावट सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क रह गया, वो ईरान है। सऊदी अरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को, मैं सच्ची जो बात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसपास के बहुत सारे मुल्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर वो जो क्लेम करते हैं कि हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान की चीज़ें वो सारी, अगर हम उनको अपनी तालीमात के अंदाज से देखा जाए तो वो वाकई कोई एविडेंस है या नहीं? यह देखो, कुरान तो जहाँ तक बात बता रहा है वो ये कि तबूत सकीना यहाँ तक भी हुआ था। इतनी लाडली कौम थी कि एक दफ़ा
एक आदमी आता है बख्त नसर जी। और वो आके इनको तबाह तबू करके चला जाता है और उसके बाद तबूत सकीना भी लेके चला गया। जी अल्लाह ताला से इन्होंने कहा, अर्जी की, नबी सारे इनके पास ही आते थे, जी सारे नबी बनी इसराइल पे आते थे। उन्होंने दुआ की और वो तबूत सकीना जो वो लूट के लेके चले गए थे ना, वो जिधर रखते थे वहाँ पे वबा फैल जाती थी। वो इतना परेशान हो गए कि यार हम ये क्या लेकर आ गए इन यहूदियों से, मतलब। तो उन्होंने वो एक गधे पे डाल के रख दिया कि भाई तू ले जा जहाँ लेके जा, और वो घूमता घामता जो है वो इनके पास आ गया। इतनी उनकी दुआएं की थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी। तो अब उसमें कुछ तो होगा, कुछ मामला तो होगा। और कहा जाता है कि हैकल सुलेमानी को है वो तीसरी दफ़ा बनाने की वो कोशिश करेंगे। अब सीन ये है कि इसराइल की और उसके इस ख्वाब के मारने में रुकावट सिर्फ और सिर्फ जो अगर पावरफुल रुकावट है वो ईरान है। ईरान है। ईरान के अलावा नेतन्याहू का क्लेम है कि अगर कोई हमें रोक सकेगा वो पाकिस्तान है, जिसके बारे में उनके पास प्रेडिक्शंस भी हैं। ये यहूदी जो हैं ये सारी प्रेडिक्शंस और इन चीज़ों पे बहुत सख्त बिलीव करते हैं। आप साहब लगाएं कि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि मदीना में नबी आएगा, तो वो मदीना में आए दिन देखते रहते थे कोई बच्चा तो नहीं पैदा हुआ मोहम्मद के नाम से, कोई नया बच्चा तो नहीं आया, कोई ऐसा तो नहीं आया, कोई मौजज़ा तो नहीं हो रहा। तो मदीना में हर वक्त उन्होंने अपने जसूस छोड़े होते थे। और जब उनको पता चल गया कि वो बंदा आ गया है, मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो उनको पता था। उनके कई आले मुसलमान भी हुए जो साहबी बन गए, लेकिन कई जो है वो ढीठ बन गए, जिनका कुरान में जिक्र है कि भाई तुम्हें पता भी है। कुरान कह रहा है कि तुम लोगों को किताब ऐसे पता है जैसे इंसान अपने बेटे को जानते हैं, यानी तुम इस हद तक जानते हो इस इंजील को, ज़बूर को, जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, जिद पर पड़ गए हो। तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि ये हमारे पे क्यों नहीं आया। तो उनके पास जो सारी प्रेडिक्शंस हैं, उन प्रेडिक्शंस के साथ वो चलने लगे में। उसके तहत जो हम जिनको हम हदीस कहते हैं, जो उनको क़यामत की निशानियां कहते हैं, कुरान से हमें चीज़ें नहीं मिल रही थी कई सारी, आपको इस पर भी बात कर लेंगे। तो वो उन तक ये चीज़ें मौजूद हैं कि भाई कि पाकिस्तान से भी वो रसूल अल्लाह की हदीस है, अरब के मशरिक से फ़ौजी आएंगी जी। हम अरब के मशरिक में पाकिस्तान है और ईरान है। सर पाकिस्तान से किस तरह आएंगी? अगर हम पाकिस्तान का देखा जाए तो पर्सपेक्टिव यही है कि 80% 90% हम जंगें भी उनके कहनों पे लड़ते भाई। अभी जो नेक्स्ट होना है, अगर तो ग्रेटर इसराइल बनना है, जो डॉक्टर सरार ने कहा, जो अहादीस में मिलता है जी। गांधी साहब तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते, वो जो नहीं मानते अगर आप कहोगे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ग्रेटर इसराइल बनना है, जो अहादीस हमें मिलती हैं, और अहादीस के बारे में कहोगे वो भी बात कर लेंगे। अगर तो वो बनना है जी, अगर वो सच है, तो उस ग्रेटर इसराइल में टर्की का एरिया भी आएगा। और आप ये याद रखें कि ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान का ईरान के बॉर्डर जो है पाकिस्तान के कौन से सूबे के साथ लगता है? बलूचिस्तान के साथ। यस, अगली बारी वो उधर से बलूचिस्तान की। बिल्कुल। मेरे बलोची स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से निकल जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मैंने बलोची स्टूडेंट्स के मैंने फेसबुक पे लिखा है कि शुक्र है वो आयतुल्ला खामनी उसके खामने के मरने पे कि भाई बलोचियों का कातिल मर गया। दे आर हैप्पी। वो जो अलग होना चाहते हैं, जो सेपरेटर्स हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है कि ईरान तबाह हो तो हम भी अलग हो, हम इनका हिस्सा बनने ज़्यादा अच्छी बात है। तो बलूचिस्तान में इसका क्या फायदा? पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते वो, जो लोग नहीं रहना चाहते उनमें, सारे नहीं, जो लोग नहीं रहना चाहते। मेजॉरिटी में मिनॉरिटी में वो लोग। यार ये तो आज तक वहाँ पे कोई काउंट ही नहीं है सही से। हमारे यहाँ वोट का कोई हाल नहीं है पंजाब में, तो बलूचिस्तान में क्या होगा? तो वहाँ पे जो अलग होना चाहते हैं तो वो ये है। और बलूचिस्तान जो है वो जन्नत है, जितने वहाँ पे चीज़ें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के साथ से सूबा है, बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ है, मिनरल्स उसके अंदर है, सारा कुछ उसके अंदर है। तो वो अगर वो ईरान को कर लेते हैं और उसके बाद बलूचिस्तान पहुंचते हैं, उधर टर्की की कोशिश करते हैं, और इसी साल के अंदर अंदर काफ़ी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी, तो फिर अब क्या रह जाएगा? अभी आप ये देखें, आपको वो स्टोरी पता है कि ईरान जो है वो बाकी जगहों पे अमेरिका पे हमला क्यों कर रहा है, दुबई में हमला क्यों कर रहा है, इराक में क्यों कर रहा है, कुवैत क्यों? उनके अमेरिकन अड्डे हैं जो इस वजह से। ईरान का रास्ता क्या है? ये ईरान है, यहाँ से मिसाइल निकलता है तो पहले कुवैत आता है। कुवैत में कौन बैठा हुआ है? अमेरिका। बिल्कुल। इराक आता है, इराक में क्या है? सेम। उर्दन आता है। ये सारों पे ईरान हमला करेगा तो ईरान का मिसाइल आगे जाएगा ना, बिल्कुल, इसराइल तक पहुंचने के लिए। ईरान की मजबूरी है ये करना। उसके अलावा ईरान एक कमाल काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को ख़राब करने लगा, तेल रोक के। यस।
उसके अलावा ये देखो ना, दुबई में जब एक अटैक कर लिया तो दुबई की प्रॉपर्टी, जी अब लोग दुबई जो जाते थे सैर करने के लिए सारे सोचेंगे, दुबई यूएई सारे फ्लॉप हो उन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर यस एकदम से सारे फ्लॉप हो गए ना, लोग प्रॉपर्टी के रेट्स बड़े गिर गए। गिर गए। लोग जो उम्रा करने जा रहे हैं वो इथोपिया के रास्ते से वापस आ रहे हैं, ये हाल कर दिया इन्होंने। उसने अपने साथ सारे मुल्कों की खराब कर दिया। अभी रशिया से जो ऑयल ले रहे हैं वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो इमरान खान करना चाहता था, जो अमेरिका ने करने नहीं दिया। लेकिन आप ये देखें यूरोप कब तक सर्वाइव कर पाएगा भाई। हामिद मीर का कहना है कि पहला प्लान है रिजीम चेंज, इसमें छः महीने लग सकते हैं जी ईरान में। उसके बाद दूसरा फेज ये है कि यूरोप में, अमेरिका में जहाँ पे मुसलमान बैठे हुए, उन मुसलमानों को बाहर निकाला जाए। अब पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, पहली इकॉनमी ख़राब है और 500 तक पेट्रोल चलने जाने की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है ओवरसीज़ के पैसों से, पैसे भेजते हैं। और अगर वही ओवरसीज़ पाकिस्तान वापस आना शुरू हो गए, हाँ जी, उनको नौकरी कौन देगा, उनको कौन पालेगा? और जो ओवरसीज़ का पैसा आ रहा है पाकिस्तान में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा रिजर्व किधर रह जाएंगे? तो पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग है जी। ये, पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी यूरोप के लिए अलार्मिंग है। अगर हालात ज़्यादा ख़राब होना शुरू होंगे तो यूरोप में बैठे हुए मुसलमान मुल्क जो हैं उनमें से आपको क्या लग रहा है सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जहाद करना नहीं चाहते, सारे मुसलमान हैं जो अंग्रेज़ हो गए? नहीं, हमारे कुछ लोग मुसलमान पूरी दुनिया से जो गए हुए हैं कि डिफरेंट मुल्कों में, उनमें कुछ रेडिकल्स होंगे और होते हैं, कुछ होंगे जिनको गुस्सा आएगा, एक दिन उठ के कोई किसी ईसाई को मार देगा, कोई चर्च पे हमला करेगा। ये जो जंगों का मामला हुआ उसका ये रिजल्ट नहीं कर सकता, और उसके रिजल्ट में एक वाकया 2 वाकये भी ऐसे हुए, इनको निकालना शुरू कर देंगे जो यूएस पहले कह रहा है। तो ये लोग अगर वापस आना शुरू होंगे तो किधर जाएंगे? आपका यहाँ से एक बंदा PhD करने के बाद 3 लाख 2 लाख 3 लाख लेता है, मैं जिस तरह PhD करूँ 2-3 लाख रुपए ले लूँगा। गल्फ में मुझे जाके 15 लाख मिलना था, अब मैं गल्फ नहीं जा सकता अगर गल्फ के हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं यूरोप नहीं जा सकूंगा। तो ये इस जंग को आप इजी ना लें। अगर ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है, ये कहा जा रहा है कि क़यामत की तरफ लेके जा सकती है, तो ये क़यामत एक तरह से जो इकॉनमी का जो खराब होना है ना, और अमेरिका अगर हार मान ले तो अलग बात है। अगर वो रिजीम चेंज तक लगा रहा और ये मामला 4-6 महीने गया तो फिर ये सब कुछ ऐसे ही होता नजर आएगा जैसे होता है। अच्छा सर, रिजीम चेंज की बात करते हैं हम लोग के ईरान, वो अमेरिका और इसराइल कोशिश कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं फिर हमें इमरान खान की बातें भी सच साबित होती नजर आती। जब उन्होंने साइफर हिलाया तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे सियासत कर रहा है, असल में इस तरह कुछ नहीं है, ये अमेरिका को क्या ज़रूरत है हमारे मुल्क में रिजीम चेंज करे। नहीं, वो तो चाहता है, वो तो हर मुल्क में ये बदमाशी करना चाहता है और ये होता है। पाकिस्तान में करता है। पाकिस्तान भी, मुसलमान भी, देखो जो ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी का बंदा चाहता है जी। ऐसे हो नहीं सकता कि आप ताकतवर हों और आप कहेंगे। आप जब इस्लाम मुसलमान फतवा कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर फदिया देना शुरू कर दें। सर एप्स्टीन ने भी लिखा था हमें सबसे ज़्यादा खतरा इमरान खान से, जो एप्स्टीन, हाँ वो ठीक है, इमरान खान एक ज़ात नहीं है, इमरान खान के पीछे पूरी कौम बनने के लिए तैयार थे हम लोग सारे। लेकिन मसला ये कि इमरान खान के साथ हुआ क्या, उसकी सियासत को अगर आप छेड़ ही रहे हैं, बार बार बात करें, इमरान खान का सबसे बड़ा फेलियर हुआ कि वो टीम नहीं बना सका। जी, टीम उसने बनाई थी वर्ल्ड कप में 92 में, तो 99-2003 तक क्रिकेट हमारी बेहतरीन रही। बिल्कुल। टीम उसने टीम उसने बनाई। अगर शौकत खाना में तो शौकत खाना उसके बगैर भी चल रहा है। टीम उसने बनाई नमल में तो नमल उसके बगैर चल रहा है। PTI टीम नहीं बन सकी। बिल्कुल। खटक बेवफाया निकल आया, गंडापुर आपके सामने बंदा भी जो पार्टी में है भी कुछ भी रहकर सिर्फ वही हाल हो रहा है जो कायद-ए-आज़म के साथ हुआ था कि बहने रह गए। बिल्कुल सर, अभी भी उनकी मेंटालिटी ओहदों तक है। हम कई दफा उनकी तंजीमों में बैठे तो यार हमें ये ओहदा नहीं मिला, हमें वो सीट नहीं मिली, हमें ये मिलना चाहिए था। और से ज्यादा कौन करीब था इमरान खान के, जो उसके जूते भी पॉलिश कर रहा था, जो कपड़े भी इस्त्री कर रहा था। अच्छा सर, इस बात में सदाकत है कि इमरान खान जो जेल में है इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है, या वो नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत में दोबारा है? US कभी भी नहीं चाहता कि स्टेबल पाकिस्तान हो। जी। एक आदमी बलोचिस्तान में सर्च कर रहा था कि बलोचियों को कैसे राइट से किया जा सकता है, उनको कैसे पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। वो उसने इस नतीजे में पहुंचा कि बलोचिस्तान में सिर्फ 1-2 चीज़ें जिनकी काश की जा सकती, उनमें से एक काश थी जैतून की। जैतून के दरख्त लगना शुरू होने लगे थे और जैतून आपको बहुत पैसा दे सकते थे। ये सारे काम रुक गए इमरान खान के जाने के बाद। वो फ़ायदा तो था। फिर मैंने इमरान खान के लिए राइटिंग्स की हैं, मैंने इमरान खान के लिए एडवर्टाइजिंग का काम किया, उसकी पार्टी के लिए भी काम किया। तो भाई साहब, इमरान खान ही काम कर रहा था, फेडरल ही काम कर रही थी, प्रोविंस कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना उस्मान बाज़ार की
कोई कार बहुत बड़ा फेलियर था वो उस मामले में। ना खटक, बिल्कुल ना आप सिंध में कुछ सूबाई के तौर पे जो था ना, हम फेल थे। फेडरल का काम। मसले ये था, इमरान खान वन मैन शो था। या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो इमरान खान Party का system। यस, इमरान खान अगर दोबारा भी आता है और आपको हाँ यही सिस्टम रहता तो इमरान खान वो इसी तरह फेल होगा जैसे पहले, क्योंकि इमरान खान इस सियासत में टीम नहीं बना पाया और मुझे लगता है बना भी नहीं सकता जिस तरह के करप्ट हमारे लोग हैं। मफादात के बीच Yes। हैं लोग, एक एम नहीं है बहुत बड़ा। सर फिर उन्होंने दौरा किया था रूस के साथ, आज भी खबरें मिलती हैं कि भारत को ज़्यादा दी अमेरिका ने कि आप रूस से हम नहीं कर ले लो, सकते। लेकिन पाकिस्तान को हम नहीं कर सकते। इंडिया बड़ी चीज़ है, इंडिया बड़ी मार्केट है। आप देखें, इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करके बैठा हुआ था, पाकिस्तान अमेरिका से। और फिर हालांकि भी हम एक तरफ जश्न मना रहे थे कि अमेरिका बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ज़्यादा दी गई। भाई इंडिया यूएस को आप समझें, यूएस में कंटिन्यूटी चलती है, बड़े मुल्कों में जो है वो कंटिन्यूटी चलती है किसकी, आपकी पॉलिसी की। जी इंडिया आ जाए जो भी आ जाए, अब इंडिया में हम दुआएं करते हैं कि कांग्रेस आ जाए, बीजेपी ना आए, कांग्रेस भी वही कुछ करेगी। बिल्कुल। इधर यूएस में जो मर्जी आ कम जाए, से कम वो अपनी कौम के लिए अपने यस वो अपने, अगर वो इसराइल का साथ देखें, अगर उनकी इसराइल के साथ कमिटमेंट चल रही है, उसी कमिटमेंट के तहत और इराक पे हमला किए गए, उसी तहत कुवैत में हर जगह पूरा गल्फ जो है उन्होंने कब्जा किया एक एक, कि ईरान पे जो है, ईरान जो है इसराइल पे हमला ना कर सके। जी तो वो अब ईरान तोड़ना की कोशिश कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आप देखें ये कोई एक दो हुकूमतों में तो नहीं हुआ। ये बुश से स्टार्ट हुआ, बुश से भी पहले से मामला चल रहे हैं, क्लिंटन आया, बुश आया, अभी ये पीछे दूसरा आया था और अब ये ट्रंप आया हुआ है। लेकिन चीज़ें वैसी जो बाइडेन के बाद वैसी ही चल रही हैं, उनका प्लान वैसे ही चल रहा है। हैकत सलमानी वाला मामला जो उनका प्लान है वो वैसे ही चल रहा है। हम कहेंगे कि हमारे यहाँ कंटिन्यूशन नहीं होती, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से उसी तरह चल रहे हैं। हम किसी के आने पे खुश होते रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल। सर 1965 और 71 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें ईरान ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी, जिसमें तेल दिया गया, उनको बाकी ज़खायर दिए गए। तो अब पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं ले रहा इस बात के ऊपर? हम मुनाफिक हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं असेंबली में खड़े होके, और हम खड़े भी नहीं हैं। हम सऊदी अरब को भी फ़ोन कर रहे हैं, Yes, हमारे साथ भी खड़े हैं, yes, ईरान yes, को भी yes। हमारे साथ भी खड़े हैं। एक आदमी इसकी दो औरतें, और वो दोनों को कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा सिंसियर हूँ। पाकिस्तान वही कर रहा है, लेकिन ईरान देखें अभी तक ईरान ने पाकिस्तान में कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान में भी तो कुछ चीज़ें हैं ना। और फिर ईरान जो है अभी तक जो खबर आ रही है वो तेल भी आपका नहीं रोक रहा, इन लोगों ने खुद ही आप तेल महंगा कर दिया। बाकी देखो वो अगर मामला वहाँ भी जाना शुरू हो जाएं कि हज़रत ईसा ने आना है, इमाम मेहदी ने आना है, तो उन चीज़ों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उनको पढ़ें तो फिर आपको समझ आना शुरू होती है कि मामलात क्या ऐसे हैं भी कि नहीं। जी आपको देखना पड़ेगा कि नबी के जाने के बाद, नबी की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि कोई हदीस ना लिखे। बिल्कुल। ये डॉक्टर सरार की तफसीर में भी आपको मिल जाएगा जुमला। हज़रत उमर के दौर में अगर कोई हदीस लिख के लाता था वो कोरे मारते थे, वो कहते थे कि नहीं, क्योंकि वो कुरान और हदीस मिक्स ना हो जाए। तो सर अब भी हमें कई हदीस मिलती हैं जिनका हमें अगर पीछे देखा जाए तो वो असल में बंदा मान ही नहीं सकता कि ये हदीस सच है। सबसे पहले जो मुसलमान जो जिसको जिनको इमाम मानते हैं उन्हें इमाम मालिक हैं सबसे पहले जी। वो सबसे पहले आए थे, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उन्होंने जो अहादीस इकट्ठी की उसमें उन्होंने हज़रत ईसा के नज़ूल का कोई जिक्र नहीं किया। आपको ये तीसरी चौथी सदी में, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 300 या 400 साल बाद जो इमाम बुखारी आए और मुस्लिम आए, उन्होंने कहा कि ये लोग आए। अब अगर इन लोगों ने आना है, ठीक है जी। तो मामला ये है कि क्रिश्चियंस और जूश तो इसी की तैयारी में कर रहे हैं, और अगर इन्होंने आना है तो हम क्या खड़े हैं, हम कोई तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से, पहली बात। और अगर इन्होंने नहीं आना तो इकबाल का शेर है कि हाथ में हाथ धड़े मुंतज़िर फर्दा हो, यानी हम तो सिर्फ इसी बात पे बैठ गए कि बस वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। किससे सुनने में वैसा माहिर? हाँ मतलब हम हमारे यहाँ मामर को दुआ हो रही है कि इमाम मेहदी आ जाए, हम सब ठीक हो जाएगा, और बरेलवी और दूसरों की मस्जिद में हो रही है हज़रत ईसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और हर कोई समझ रहा हमारे लिए आएंगे। खुद कुछ नहीं कर रहे हम किसी तैयारी में नहीं है कोई मुस्लिम मुल्क। जिस तरह के हमारे ईमान है, हम सबसे पहले दजाल के पीछे खड़े हो जाएंगे कि मुर्दा जिंदा कर रहा है। भाई अभी आपको ये देखें कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर ने कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ ईरान का जो है वो, बिल्कुल वो मैं सुन रहा था सर, क्योंकि वो अहले हदीस हैं तो वो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं तो वो शिया उनके खिलाफ बोले। हम तो यहाँ पे फंसे हुए हैं। आप ये देखें कि यहूदी किस तरह खड़े हैं, ईसाई किस तरह खड़े हैं, और हम लोग किस तरह खड़े हैं। इवन हिंदू देखें ज़रा, एक दिन पहले
पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लड़ने से पहले और ईरान और इसराइल के उससे पहले वो मोदी उधर गया हो, उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे हम किधर खड़े हैं? हमसे मतलब पूरी इस्लामी उम्मा देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ जब टर्की की वो मार पड़ेगी, जब पाकिस्तान को मार पड़ेगी और जब समझ आएगी कि भाई सब कुछ हाथ से जा रहा है, तब इनको नानी याद आएगी। सबसे बड़ा जो जिन है ना इस्लामी मुल्कों का, वो टर्की और पाकिस्तान है। ये ईरान और ये जो बाकी, ईरान वैसे हिला के रख देगा अलग बात है, और हो सकता है ईरान काफ़ी हद तक जीते के करीब भी चला जाए, लेकिन जब मौत वाक़या होगी ना, जब समझ आएगी कि भाई नहीं हमें अब कुछ करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान। सर ये भी तो बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बचपन से कहते थे कि ये काफिर हैं, ये कुरान भी नहीं पढ़ते, इनके 40 पारे थे, सब झूठ है, सब और झूठ आज यही सब खड़े झूठ हुए है, हैं हाँ, इनके खिलाफ, और आज इनका सब झूठ है। आपको जाके देखना पड़ेगा, जाके देखने बगैर आप कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप उनकी मजलिस में जाके बैठ के देख लें, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती जो आप कहा जाती हैं। बिल्कुल। आप उनके कहीं भी जाकर देख लें जी, उनकी महफिलों में बैठ के देख लें, वो मामला तो उस तरह से नहीं है। लेकिन बाकी देखो, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये यहूदियों को, ईसाइयों की बात करते हुए, कि वो क्या कर रहे थे कि अपनी मर्जी का जो चीज़ पसंद आई थी वो लिख लेते थे शरीयत में से, और जो नहीं पसंद आती थी नहीं लेते थे। अगर देखो, या तो आप कुरान पे रह जाएं फिर, क्योंकि कुरान तो शरीयत है, आपने हदीस पे आना है तो फिर सब पे आए ना। फिर आप ये मानें कि उसमें लिखा हुआ है कि कागज़ कलम की हदीसें, ठीक है ना, करतास जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर आप ये बात मानें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी परिंदा लेकर आया, और अल्लाह के नबी ने कहा मैं उसके साथ खाऊंगा जो इस दुनिया में सबसे ज़बरदस्त है जी। मेरे बाद। तो साहबी देख रहे थे कौन आएगा, तो हज़रत अली है। हदीस ताहिर कहते हैं इसको, माने फिर इस बात को, ठीक है ना। फिर दरवाज़ा गिरने वाली, और फिर आप देखिए, फिर आप वो भी माने कि बीबी फातिमा जो थी वो अबू बकर के पास गई, और फिर वहाँ उनसे नाराज़ हुई। फिर उन्होंने कहा ये मेरे जनाजे पे ना आए, ठीक है ना। उनका जनाजा फिर हज़रत अली ने पढ़ाया, और वो इन हस्तियों से नाराज़ गई। ये सारी चीज़ों को माने फिर आप। फिर हज़रत अली कितनी देर नाराज़ रहे, सारा कुछ मानने तो पूरा माने। ये तो अलमिया सर कि अगर शिया भी निकालते तो ये 6-7 अपने मतलब के हदीसें निकाल लेते हैं। हर कोई ऐसे कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। मुझे लोग कई दफ़ा भेज होते हैं, वो देखें वो किसी शिया आलम की कि वो हज़रत अली को खुदा मान रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार हर जगह जहालत है। बिल्कुल, वो अगर या अली मदद कहते तो आप तो या गौस मदद कहते। यस, हर जगह जहालत है, वो नहीं होनी चाहिए ना। आप ये देखें कि आपने हदीस पढ़नी है, उसके बाद उसको कुरान से चेक कर लेना, और बाकी ये सब कुछ तो हुआ है। कोई कहे कि करबला नहीं हुआ, नहीं कह सकता ना। अब ये कह देते हैं करबला में ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ, करबला तो हुआ ना। कोई ये नहीं कह सकता कि सकीफ़ा में लोग खड़े नहीं हुए थे, इकट्ठे नहीं हुए। कोई ये नहीं कह सकता बीबी फातिमा सलाम अलैहा हज़रत अबू बकर के पास गई नहीं थी, नाराज़ गई, ये कोई कह नहीं सकता। या आलिम पढ़े में कहते हैं जी हज़रत अबू बकर ने जनाजा पढ़ाया था बीबी फातिमा सलाम अलैहा। मैं कहता हूँ आपने बुखारी नहीं पढ़ी, फिर आप हदीसों के मुनकर तो आप हो गए। ये तो आप गांधी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हो, हम जैसों पर इल्ज़ाम लगाते हो। आपने बुखारी शरीफ को छोड़ दिया जो हदीस की सबसे बड़ी वो मानी जाती है। तो ये बात है सर। अच्छा सर, चाइना बड़ा खामोश है इस सारे मामले पे, तो आप चाइना का रोल क्या देखते हैं आने वाले? वो खामोशी से बहुत कुछ कर रहा है, और कोशिश ये है कि यूएस पे इतना प्रेशर पड़े। जिस दिन लगा ना कि यूएस की कुछ स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अलग होना चाह रही हैं, तो आपको यूएस और रशिया एक्टिव नजर आना शुरू हो जाए। वो पूरा रोल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान हमारी यूनिवर्सिटी में जब आए थे आर्मी वाले, आपको याद होगा जो वर देयर, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं इंतज़ामिया में था, तो उस एक मेजर से मेरी बातचीत शुरू हुई, तो उसने बताया कि भाई चाइना पूरा इन्वॉल्व था पाकिस्तान इंडिया की जंग में। जहाज़ सारा कुछ हमने उड़ाया, लेकिन नीचे सारा कुछ सिस्टम वो चला रहे थे। तो इसी तरह वो पूरा इन्वॉल्व है, चाइना भी रशिया भी, लेकिन खामोशी के साथ। नया ब्लॉक बनेगा चाइना, रशिया और ये सारी देखो ब्लॉक तो जब बनने हैं, जब अगर दुनिया ने रहना है और ये सिस्टम में चीज़ों ने रहना है। अगर हम वाकई उस तरफ चल रहे हैं जाने के लिए जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस शदीद हो जाएंगे, तो फिर अब देखें ना, अगर तो और अभी ईरान और इसराइल के मामले में चाइना कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहे हैं। उसने क्यों कहा कि हम ना रशिया का ऑयल बंद करेंगे ना पाकिस्तान का करेंगे। उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी फेवर है, पाकिस्तान भी उनके लिए ज़रूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये याद रखिएगा, हम जितना मर्जी अपने मुल्क को कोसते रहें, बोलते रहें, आखिर पाकिस्तान
सबसे आखिरी जो चीज़ है ना, हदफ है, जो सबसे अहम हदफ है किसी यहूदी मुल्क के लिए, ईसाई मुल्क के लिए, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। और उसकी वजह जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। हमारे बाबे जो घास खा गए ना, उसका फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ। ऐसी बातें थी जिनको हम अगर 5-6 घंटे भी करते रहें जो ख़त्म नहीं होंगी। तो थैंक यू कि आपने आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह आप तलाश में रहें नॉलेज हासिल करने की, तो यही कामयाबी है। थैंक यू सर। ओके।